हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, कल हमारा टॉपिक क्या था? द्रव। क्या था? द्रव, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो इसकी अवस्थाएं थी वो कितनी थी? दो थी, भौतिक एंड रासायनिक। इसकी कितनी अवस्थाएं थी? दो थी, भौतिक एंड रासायनिक। भौतिक की स्टेज थी 5। कितनी थी? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। फिर इस ठोस की स्टेज थी 2। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये थी भौतिक अवस्था की। किसकी थी? भौतिक अवस्था की। और इसके बाद देख लेते रासायनिक अवस्था में क्या बताया था। रासायनिक अवस्थाओं में थे 3 स्टेज। कितनी थी? 3 स्टेज। पहली थी तत्व, दूसरी थी यौगिक और थर्ड जो थी वो थी मिश्रण। तो सो गाइस, हम लोग कहाँ पर थे? तत्व की स्टेज पर आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? तत्व की स्टेज पर। सो गाइस, तो आज हम देखेंगे रासायनिक अवस्था में। क्या देखेंगे? रासायनिक अवस्था में, केमिकल स्टेज में। रासायनिक अवस्था। सो गाइस, जो रासायनिक अवस्था है इसमें स्टेज थी थर्ड, 3। फर्स्ट थी तत्व, सेकेंड थी यौगिक और थर्ड थी मिश्रण। आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अवस्था की तत्व, यौगिक और मिश्रण। कल मैंने बताया था जो तत्व है इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसमें बताया था इसका क्या होना चाहिए? फार्मूला होना चाहिए। इसमें क्या बताया था? इसका फार्मूला नहीं होना चाहिए। इसका फार्मूला नहीं होता, इसका फार्मूला होना चाहिए। ये नहीं है जिसका आपको फार्मूला नहीं मालूम हो वो आपकी मिश्रण हो जाए। मतलब ये नहीं आपको ना मालूम हो, आपको मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए। जिसका फार्मूला होगा वो होगा यौगिक और जिसका फार्मूला होता ही नहीं है वो होता है मिश्रण। ये नहीं कि आपको नहीं मालूम है तो वो हो जाएगा मिश्रण। समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा, आज हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। कल इतना तो बता ही दिया था, इतना कंप्लीट हो गया था। तो आज हैं हम तत्व पर। किस पर हैं? तत्व पर। तत्व में हमने कल लिखाया था तत्व के जो पार्ट हैं वो होते हैं धात, एक होती है अधात
और थर्ड स्टेज है वो है उपधात। इसको कहते हैं मेटल, इसको कहते हैं नॉन मेटल, और इसको कहते हैं सब मेटल। तो सो गाइज आज हम समझेंगे धात, अधात और उपधात के बारे में। किसके बारे में? धात, अधात और उपधात के बारे में। तो ये धात क्या है? धात जो होती है उसमें करंट ज्यादा जाता है। जो धातुएं होती हैं उसमें करंट फटाक से ज्यादा जाता है, और अधात में बिल्कुल नहीं जाता है, और उपधात में थोड़ा 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 जाता है, मतलब तनिक 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 करंट जाता है। किसमें? उपधात में। उपधात में कैसा जाता है? थोड़ा थोड़ा, तनिक तनिक। अधात में बिल्कुल नहीं, और धात में बहुत ज्यादा करंट जाता है, मतलब फटाक से करंट जाता है। हाउ मच करंट पहुंचता है? किसमें? धात में। और इसमें अधात में बिल्कुल नहीं, उपधात में तनिक तनिक। इसमें करंट तनिक तनिक, इसमें करंट बिल्कुल नहीं, इसमें करंट अधिक। धातुओं में क्या होता है? करंट ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा जाता है। अधातुओं में बिल्कुल नहीं जाता है, उपधातु में थोड़ा थोड़ा, तनिक तनिक। और इसमें जान लेते हैं। जो उपधातुएं होती है, मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाता है, जो उपधातुएं होती हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाता है, उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। और जिसमें बहुत अधिक जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक। जिसमें बहुत ज्यादा जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक, और जिसमें बहुत कम जाता है, थोड़ा थोड़ा तनिक तनिक जाता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। सो गाइज जो इलेक्ट्रिक होते हैं, जिसे मतलब ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, उसके अंतर्गत जो आते हैं वो होती है कूलर हो गई, एसी हो गई, प्रेस हो गई। इन्हें कैसा चाहिए? करंट बहुत अधिक करंट चाहिए। और जिसमें तनिक तनिक जाता है, जैसे हो गई अपना मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, इसे चाहिए कैसा करंट? थोड़ा थोड़ा चाहिए। जो मतलब एसी से, जो एसी है उसे अधिक करंट चाहिए, और जो मोबाइल है उसे कम करंट चाहिए। जैसे टीवी हो गई, इसे कम करंट चाहिए। लैपटॉप हो गया, उसे क्या चाहिए? कम करंट चाहिए। टेबलेट हो गया, उसे क्या चाहिए? कम करंट चाहिए। मतलब कि जो इन्वर्टर से चल सके वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक में, और जो इन्वर्टर से नहीं चल सके उसे ज़्यादा करंट चाहिए, तो वो इन्वर्टर से चल जाएंगे? नहीं चलेंगे। तो वो होते हैं इलेक्ट्रिक वाले। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वाले। और जो इन्वर्टर से चल जाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले। इतना समझ में आया? अब इनका नाम और भी है। क्या नाम है? धातुओं को क्या कहते हैं? तो सो गाइस जो धातुएं हैं, क्योंकि धातुओं में करंट ज्यादा जाता है, धातुओं में करंट ज्यादा जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। इसे क्या कहते हैं? इसका जो धातु है उसका जो दूसरा नाम है वो है चालक। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं सुचालक भी। क्या कहते हैं?
सुचालक भी कहते हैं। अब इसे देखो, इसे कहते हैं चालक, इसे कहते हैं अचालक भी कहते हैं और कुचालक भी कहते हैं। और इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि किसी के, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में सिर्फ इसका नाम है मैटर, और हिंदी मीडियम में आ जाओ तो इसके अनेक नाम है हिंदी में। क्या है? धात है, चालक है, सुचालक है, अधात में अधात है, अचालक है, कुचालक है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज। वो यही नहीं समझ पाता चालक की हम मैं याद करूं अगर, और क्या होता है, बहुत से लोग अलग अलग डेफिनेशन लिखा देते हैं। धात की भी लिखा दी, चालक की भी लिखा दी, सुचालक की भी लिखा दी, अलग अलग। तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं धात की लिखूं, कि मैं चालक की लिखूं, कि मैं सुचालक की लिखूं, कि मैं धात की याद करूं, कि मैं चालक की याद करूं, कि मैं सुचालक की याद करूं। सब अलग अलग डेफिनेशन। इसमें लिखा दिया करंट बहुत ज़्यादा जाता है, उसमें लिखा दिया चालक में जिसमें विद्युत का चालन हो, उसे कहते हैं चालक। ऐसे ही यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हिंदी में जो है वो एक के अनेक नाम आ जाते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है, मेटल है तो मेटल ही रहेगा, नॉन मेटल है नॉन मेटल रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो सब मेटल है उसमें सब मेटल रहेगा। तो इसमें क्या होता है तो धात, कंफ्यूज मत हो, धात को ही चालक कहते हैं और सुचालक कहते हैं। एक डेफिनेशन याद कर लो, उसी की सारी है। अधात की कंप्लीट की, अधात की समझ लिया। अधात में, धात में क्या होता है? जिसमें करंट बहुत ज़्यादा जाए, फटाक से करंट चला जाए, उसे कहते हैं क्या? धात। अधात में क्या होता है? जिसमें करंट पहुंचे ही ना। उपधात में क्या होता है? जिसमें करंट तनिक तनिक जाए, तनिक तनिक जाएगा तो अर्धचालक हो जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो चालक हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, कतई नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा तो अचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? एक बात और समझ लेते हैं, क्या है? अर्धचालक में, अर्धचालक मतलब उपधात में जो आपने देखा होगा मोबाइल में जो बैटरी होती है, उसमें जो 3 बैटरी में नहीं, जहाँ चार्जिंग मिलती है वहाँ पर पीली परत होती है, 3 खाने होते हैं उसमें। कितने होते? 3। वहाँ पर होती है सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन, जो कि होता है उपधात। क्या होता है? उपधात। वहाँ पर सिलिकॉन की परत होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन जो है वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा तनिक तनिक करंट लेता है। इसमें जैसे Fe हो गया, आयरन लोहा, एल्यूमिनियम हो गया, Al, इनमें कैसा जाता है करंट? बहुत अधिक जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। अचालक जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में तो करंट नहीं जाएगा। अगर ऑक्सीजन में करंट जाता, क्या होता? ऑक्सीजन में अगर करंट जाता तो अपने मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस फैली है, अगर करंट वो पकड़ लेता है, अगर करंट उसमें जाता है, किसमें? ऑक्सीजन में, तो करंट पहुंचता, जैसे ही संपर्क में आता ऑक्सीजन के, वैसे ही हम लोगों के क्या लगता है? मुंह में लगता है। कहाँ लगता है? मुंह में। हम लोग क्या हो जाते हैं? फिर खत्म। तो इसीलिए क्या होता है? ऑक्सीजन में करंट नहीं जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन में करंट नहीं जाता है। मतलब जो अधातुएं होती हैं, ये क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है, इसीलिए इसमें क्या है? इसमें करंट बिल्कुल नहीं जाता। अगर करंट जाता तो आज हम लोग जिंदा रहते? आज हम लोग क्या रहते? जिंदा रहते नहीं ना। तो ये हो गया टॉपिक धातु का, अधातु का, उपधातु का। किसकी अवस्था है? तत्व की है। तो ये हो गया क्लियर। क्या हो गया? धात, अधात और आपका उपधात क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं यौगिक।
क्या देख लेते हैं, यौगिक। यौगिक के जो है पार्ट दो हैं, कितने हैं, दो। फर्स्ट है, यौगिक का क्या पार्ट है, फर्स्ट कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। सेकंड क्या है, अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक है और जो अकार्बनिक यौगिक है, इन्हीं दोनों पर क्या है, पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। ये दोनों पढ़ लो, केमिस्ट्री खत्म। क्या पढ़ ले, कार्बनिक यौगिक और क्या, अकार्बनिक यौगिक। ये अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा टॉपिक केमिस्ट्री का समाप्त। क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यदि हम पूरा टॉपिक पढ़ लें, किस पर, कार्बनिक यौगिक पर और किस पर, अकार्बनिक यौगिक, तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। तो केमिस्ट्री किस पर टिकी है, कार्बनिक पर और अकार्बनिक। अब ये थोड़ा जान लेते हैं, ये तो आगे पढ़ने को मिलेगा जब स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक कार्बनिक वाले, तब पढ़ने को मिलेगा, तो पूरा उसी में समाप्त करेंगे। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं किसके बारे में, कार्बनिक के बारे में। तो कार्बनिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें, जिस यौगिक में क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, कार्बन। वो यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और जिसमें कार्बन क्या हो, उपस्थित ना हो, उसे, उस यौगिक को क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन की क्या हो, उपस्थिति हो, उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और जिसमें हो अनुपस्थिति किसकी, कार्बन की, उसे कहते हैं हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे लिया CH4, क्या लिया, CH4, इसमें क्या है, कार्बन है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। अब मैंने इसमें लिया H2O, इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कहीं कार्बन है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बनिक यौगिकों की पहचान, जैसे CO है, क्या है, CO, ये पूछा जाए ये कार्बनिक है या अकार्बनिक, क्या पूछा जाए, कार्बनिक है या अकार्बनिक, तो आप ये देख लो, ये C है तो ये कार्बनिक हो गया, नहीं। यदि C के साथ कोई स्मॉल लेटर में लगा है, क्या लगा है, कोई स्मॉल लेटर में लगा है, तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो वो क्या होता है, अकार्बनिक, क्योंकि ये C अलग है। अगर C अलग होता है, मतलब ये समझ लो C के साथ यदि स्मॉल आ रहा है तो वो कार्बनिक में नहीं जोड़ा जाएगा। C के साथ यदि कैपिटल में आ रहा है, जैसे इसके साथ क्या आ रहा है, कैपिटल में आ रहा, तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। और ये CO क्या है, कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट। जैसे किसी भी यौगिक में CO जुड़ा है, कौन CO जुड़ा है, ये वाला C कैपिटल और O स्मॉल, किसी यौगिक में जुड़ा है और कहीं C नहीं मिल रहा है, तो वो कार्बनिक में नहीं जोड़ा जाएगा, वो किस में होगा, अकार्बनिक में होगा। जैसे और देख लेते हैं, NH2CONH2। अब ये देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर C है, यहाँ पर O है, लेकिन ये C स्मॉल है और ये C कैसा है, कैपिटल है। हमने क्या बताया, यदि C के साथ कोई कैपिटल जुड़ा है तो वो कार्बनिक में होगा। यदि C के साथ O स्मॉल में जुड़ा है या कोई स्मॉल में जुड़ा है तो वो क्या होगा, अकार्बनिक होगा। लेकिन यहाँ पर C किसके साथ जुड़ा है, कैपिटल के साथ वो जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बनिक। अब जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू
24H2O। अब इसमें देखो कहीं C मिल रहा है, इसमें कहीं C मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। तो अभी हमने क्या बताया आपको, कार्बनिक और अकार्बनिक में, जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है जिस यौगिक में उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक, और जिसमें अनुपस्थिति होती है किसकी, कार्बन की, उसे कहते हैं हम अकार्बनिक यौगिक। लेकिन इतना याद रखना, यह C के साथ कैपिटल में कोई है तो वो कार्बनिक है, या C के साथ कोई स्मॉल में जुड़ा है तो वो अकार्बनिक में जोड़ा जाएगा। समझ में आया। तो ये हो गया टॉपिक किसका, यौगिक का, किसका, कार्बनिक का और अकार्बनिक का। किसका हो गया, कार्बनिक का और अकार्बनिक का। अब पढ़ते हैं हम अगला मिश्रण। क्या पढ़ते हैं, मिश्रण। मिश्रण में मैंने क्या बताया था अभी, जिसके फार्मूला ना हो, जैसे दाल ली, चावल लिए और सिर्फ मिला दिया। क्या किया, मिला दिया, जिसका कोई फार्मूला नहीं होता। दाल चावल का कहीं फार्मूला होता मिलाने के बाद, नहीं होता। हवा का कहीं फार्मूला होता, वायु का कहीं फार्मूला होता, नहीं होता। दूध का कहीं फार्मूला होता, नहीं होता। ये सभी क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। और जिसके फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक, जो मैंने कल बताया था। अब समझ लेते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, मिश्रण, मिक्सचर। जो मिश्रण है उसके भी दो पार्ट हैं। एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी और विषमांगी में क्या है, किसमें, समांगी और विषमांगी में क्या है। जो समांगी मिश्रण होता है और जो विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे हमने लिया दाल और चावल। क्या लिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं, दाल चावल से। किससे स्टार्ट करते हैं, दाल चावल। दाल चावल अच्छे लगते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दाल चावल से करते हैं। देखते हैं, जैसे मैंने लिया एक पात्र में दाल और चावल, ये है दाल और चावल, दाल प्लस चावल। इसे मिला दिया, जैसे कोई जल ले लिया, क्या ले लिया, जल ले लिया, उसमें क्या डाल दिया, दाल डाल दी, चावल डाल दी, खूब उसे मिलाते रहो, तो वो क्या हो गया, दिखाई देगा। वो तो दिखाई देगा। उसे हम बीन भी सकते हैं, अलग भी कर सकते, दाल को अलग कर सकते, चावल को अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया विषमांगी, मतलब मिलाया जाए और उन्हें हम देख सकें कहाँ चावल है और कहाँ दाल है, तो वो हो गया विषमांगी। और यही हम दाल प्लस चावल को यदि हम कुकर में डाल के और सीटी लगा दें, फिर इसे हम अलग कर पाएंगे, इसे हम अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो पूरा मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसे कहते हैं हम समांगी। क्या कहते हैं, समांगी। जैसे दाल चावल लिया, मिलाया, तो उसे हम देख सकते हैं अलग अलग, दाल ये है, चावल ये, तो वो हो गया विषमांगी। और यही अगर हमने पूरा एक कुकर में डाल दिया और सीटी लगा दी, तो उसके बाद जो प्राप्त होगा वो हमें होगा समांगी मिश्रण। क्या प्राप्त होगा, समांगी, क्योंकि उसमें हम ना दाल को अलग कर सकते हैं ना चावल को अलग कर सकते हैं नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो ये हो गया समांगी विषमांगी मिश्रण, खत्म। यहाँ से आपका जो टॉपिक था द्रव वाला, वो क्या हो गया, एंड हो गया। किसका टॉपिक, द्रव का। सो गाइस, आपका जो द्रव वाला जो टॉपिक था वो क्या हो गया, पहला फर्स्ट टॉपिक आपका एंड हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसका स्टार्ट करते हैं, कौन सा टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। इसमें पहले हम जानते हैं एटम के बारे में।
क्या जानते हैं? एटम मतलब परमाणु। किसके बारे में जानते हैं? परमाणु के बारे में। सर्वप्रथम सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए। कौन वैज्ञानिक थे? डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया कि जो परमाणु होता है वो तत्व की छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? किसकी होती है? तत्व की। कौन? परमाणु। किसने बताया? डाल्टन ने। क्या बताया? डाल्टन ने क्या बताया? जो परमाणु होता है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब जो तत्व बनता है वो किसी एक परमाणु के मिश्रण से बनता है। मतलब एक ही परमाणु उसमें उपस्थित होगा, दूसरा कोई नहीं, जिसमें मिलावट नहीं होती है, वही तो होता है तत्व। तो तत्व में क्या है? तत्व में क्या होता है? तत्व जो होता है वो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो परमाणु के लिए डाल्टन ने अभी क्या बताया था? हमने अभी क्या बताया डाल्टन के बाद? डाल्टन ने जो बताया है परमाणु के बारे में, जो परमाणु होता है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम ऐसे नहीं देख सकते, इन आंखों से ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए, किसे? परमाणु को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप द्वारा हम इसे क्या देखते हैं? परमाणु देखते हैं। परमाणु बहुत छोटा होता है, मतलब इतना छोटा होता है, अगर हम एक चुटकी में परमाणु लेंगे तो कम से कम 1000 आ जाएंगे कण उसके परमाणु। तो कितना होता है? चुटकी भर लेंगे तो इतना मतलब इतना होता है बारीक परमाणु, जिसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। तो डाल्टन ने क्या बताया था? जो परमाणु होता है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है। फिर इसके बाद जो व्याख्या की है, किसकी? परमाणु की। वो व्याख्या की है परमाणु की रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। वैज्ञानिक है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या दिया? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या दिया? परमाणु मॉडल दिया। परमाणु के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसके बारे में देखते हैं। पहले एक परमाणु बना लेते हैं। क्या बन गया? एक परमाणु बन गया। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जब दिया तो इन्होंने किसकी सहायता ली है? अल्फा किरण। किसकी सहायता ली? अल्फा किरण की सहायता ली। इन्होंने इस परमाणु से क्या किया? अल्फा किरण गुजारी। किससे? परमाणु से। ये परमाणु इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता। अभी मैंने बताया था ये बना है बड़ा, लेकिन लग रहा है आपको बड़ा, लेकिन ये होता बहुत छोटा है। क्या होता है परमाणु? छोटा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? इसमें अल्फा कण की परमाणु पर क्या की? बमबारी की। क्या की? बमबारी। जब इन्होंने अल्फा कण की क्या की? बमबारी की, तो इन्होंने देखा क्या देखा? इन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने जब परमाणु से अल्फा कण की क्या की? बमबारी की, तो इन्होंने देखा जो अधिकांश किरणें हैं
वो परमाणु से सीधी निकल जाती, मतलब परमाणु को भेदती हुई निकल जाती। इससे ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। किसका, परमाणु का क्या अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। फिर इन्होंने कुछ किरणें देखी, फिर क्या देखी, इन्होंने कुछ किरणें देखी कि यहां पर जो बीच में है, इन्होंने देखा जो बीच में जैसी किरण नाभिक से मतलब केंद्र से पास से गुजरती है, वैसे ही वो क्या हो जाती हैं, सीधी ना जाकर अपने मार्ग से मतलब नाभिक से दूर हो जाती है। किधर हो जाती है, दूर भाग जाती है। कहां से, नाभिक से। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो नाभिक में, जो मतलब केंद्र में कौन सा आवेश स्थित है, धन आवेश। क्योंकि जो अल्फा किरण होती है वो भी कैसी होती, पॉजिटिव होती हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो बीच में जो नाभिक है या केंद्र है, केंद्र में जो स्थित है नाभिक, वहां पर क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। कौन सा आवेश है, धन आवेश है। और अल्फा भी कैसा होता है, धन आवेशित होता है। अल्फा किरण भी धन आवेशित होती है। तो इससे सिद्ध हुआ, जब ये प्रतिकर्षित हुई है तो इससे ये सिद्ध हुआ कि केंद्र पर क्या आवेश स्थित है, धनावेश स्थित है। क्यों इससे सिद्ध हुआ, क्योंकि जब धनावेश होगा, क्योंकि अल्फा किरण भी है, जो अल्फा किरण है क्या है, अल्फा किरण है, वो तो है ही धनावेशित। जब अल्फा किरण धनावेशित है और ये प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये नाभिक से दूर भाग रही, सीधी ना जाकर दूर हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि बीच में जो स्थित है वो कैसा आवेश है, धनावेश है। क्योंकि ये भी धनावेश है, अगर ये भी धनावेश होगा तभी दूर भागेगी। यदि आप को भूख नहीं लगी है, क्या नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है, ठीक, यदि भोजन आएगा आपके पास तो आप क्या भोजन करेंगे, नहीं करेंगे। यदि आपके पास एनर्जी फुल है तो आप क्या भोजन नहीं करेंगे। वैसे ही ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो वो किरण कैसी भागेगी, दूर भागेगी। कहाँ से, केंद्र से। तो इससे क्या दूसरा सिद्ध हुआ कि नाभिक पर में मतलब केंद्र में कोई धन आवेश स्थित है। फिर इन्होंने देखा कि हमने फिर किरण की क्या की, परमाणु पर बमबारी की। कहाँ की, बिल्कुल ही बीच में केंद्र पर क्या की, अल्फा कण की बमबारी की। फिर इन्होंने देखा, जब इन्होंने अल्फा कण की बमबारी की तो केंद्र पर जब अल्फा कण की बमबारी की तो इन्होंने देखा कि वो केंद्र से ही क्या हो गई, किरण वापस हो गई। क्या हो गई, वापस हो गई। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि जो परमाणु में जो केंद्र है वो कैसा है, वो बिल्कुल ठोस है। कैसा है, ठोस, उसे भेदा नहीं जा सकता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तीन निष्कर्ष निकले। परमाणु का जो अधिकांश भाग है, कैसा भाग है, परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। कैसा है, खोखला है। और दूसरी स्टेज क्या बताई उन्होंने, जब इन्होंने नाभिक के पास से अल्फा किरण क्या की, बमबारी की, तो जो अल्फा किरण थी वो कहाँ हो गई, प्रतिकर्षित हो गई। कहाँ से, नाभिक से मुड़ गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि नाभिक में कोई धनावेश स्थित है। फिर क्या किया, फिर इन्होंने केंद्र पर अल्फा कण की बमबारी की। कहाँ पर, परमाणु के केंद्र पर। जब इन्होंने परमाणु के केंद्र पर अल्फा कण की बमबारी की तो इन्होंने क्या देखा कि जो अधिकांश किरण है वो केंद्र से जाकर ही वापस लौट आई, इसे भेदा नहीं। तो ये थर्ड स्टेज क्या थी कि जब केंद्र से अल्फा कण की इन्होंने बमबारी की केंद्र पर, तो वो केंद्र को ना भेद कर वो अपने वापस लौट आई। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो नाभिक है वो कैसा है, मतलब जो केंद्र है वो कैसा है, ठोस है। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने इसी प्रकार यहाँ पर क्या खोज की है, प्लस आवेश, जिसका नाम दिया गया है प्लस आवेश, मतलब जिसका नाम ये यहाँ पर केंद्र है, इसको क्या नाम दिया गया, नाभिक। क्या नाम दिया गया, नाभिक। ये किसने खोज की है,
रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कितने दिए? फर्स्ट दिया परमाणु मॉडल, सेकंड दिया है नाभिक की खोज। इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड बेचारे थे, इनसे ये बात रुकी नहीं क्योंकि इन्होंने कर ली परमाणु मॉडल की खोज। परमाणु मॉडल जो दिया, खोज का परमाणु मॉडल नाम दिया, किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने परमाणु मॉडल नाम दिया और इन्होंने परमाणु में काय की खोज कर ली? किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। जब कोई इन्होंने नाभिक की खोज कर ली तो ये बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर ली? नाभिक की खोज। इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने आसपास किसे बता दिया? इन्होंने बता दिया गोल्डस्टीन को कि हमने काय की खोज की है? नाभिक की खोज की। इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने बता दिया। क्या बता दिया गोल्डस्टीन? मैंने नाभिक की खोजा। अब एकदम आए, कौन आए? गोल्डस्टीन आए। इन्होंने माइक्रोस्कोप लिया, इन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा। क्या देखा? नाभिक को टटोला। नाभिक को इन्होंने टटोला तो उन्होंने क्या कर लिया? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? नाभिक से प्रोटॉन निकाल लिया। गोल्डस्टीन आए, नाभिक को टटोला। इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि हमने नाभिक को खोज की, देखो देखो। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप लिया, उन्होंने नाभिक की तरफ देखा, नाभिक जहाँ केंद्र था, नाभिक में देखा तो उन्होंने गोल्डस्टीन को क्या मिल गया? क्या मिल गया? प्रोटॉन मिल गया। क्या मिल गया? इसमें इनको क्या मिल गया? प्रोटॉन मिल गया। किसे? गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन को क्या मिला? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन जो नाम दिया, प्रोटॉन का जो नाम दिया वो किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या कहा? पहले गोल्डस्टीन ने जब प्रोटॉन निकाला, क्या निकाला? प्रोटॉन। तो इनके बीच लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? कि भाई मैंने परमाणु मॉडल दिया, मैंने नाभिक की खोज की, नाभिक के अंदर निकला प्रोटॉन, तो हुआ तो मेरा ही। गोल्डस्टीन का वो कैसे हुआ? भाई प्रोटॉन हमने निकाला तो खोज भी किसने की? मैंने की है ना। तो इनकी लड़ाई हुई। फिर इसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा, भाई चलो तुमने खोज कर ली, आपने खोज की, लेकिन नाम क्या दे दो? मुझे देने दो। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। लेकिन खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। फिर इन दोनों से नहीं रहा गया, फिर आए तीसरे। कौन आए? तीसरे। फिर आए हैं, कौन आए हैं? चैडविक। कौन आए? चैडविक। इन दोनों का जब झगड़ा हुआ, झगड़ा को सुलझाने के लिए कौन आए? चैडविक आए। कौन आए? चैडविक। इन्होंने भाई कहा, क्या कहा रदरफोर्ड ने? नाभिक की खोज मैंने की, परमाणु मैंने दिया नाम, परमाणु मॉडल मैंने दिया, नाभिक की खोज मैंने की, तो प्रोटॉन इन्होंने निकाला, लेकिन नाम तो मेरा ही होगा। गोल्डस्टीन का क्यों? भाई खोज मैंने की है तो खोज का नाम तो मेरा ही रहेगा। और रदरफोर्ड मान नहीं रहे। तब ये आए चैडविक। कि कौन आए? चैडविक। चैडविक ने भाई देखा, किसे देखा? नाभिक को। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप द्वारा। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने जब देखा तो इन्हें मिल गया न्यूट्रॉन। क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। कहाँ? नाभिक में। तो नाभिक की खोज किसने की? अरे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। किसने की? चैडविक ने। अगर नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने ना बताया होता तो क्या प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन करते? कौन करता? रदरफोर्ड। क्या न्यूट्रॉन की खोज चैडविक करते? कौन करता? रदरफोर्ड। करते? लड़ाई झगड़े का मतलब ये दर्शाना कि मैंने नाभिक की खोज की है। किसकी खोज की? नाभिक की खोज की है।
अगर ये ना बताते तो आज किसका गोल्डस्टीन और चैडविक की जगह कौन होते? खुद रदरफोर्ड होते। तो रदरफोर्ड के क्या हो जाते नाम? अरे भाई, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, नाभिक की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन की रदरफोर्ड, सब नाम रदरफोर्ड होता? कितना बड़ा नाम होता नहीं, इनसे रहा नहीं गया। क्या नहीं रहा गया? रदरफोर्ड से रहा नहीं गया। तो रदरफोर्ड ने बताया, देखो मैंने नाभिक की खोज की। भाई गोल्डस्टीन आए, गोल्डस्टीन ने देखा माइक्रोस्कोप द्वारा, क्या देखा? नाभिक को देखा। नाभिक को जब देखा तो उसमें इनको मिल गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन खोज होगी गोल्डस्टीन द्वारा। फिर इनके बीच झगड़ा हुआ, इन्होंने कहा नहीं, प्रोटॉन खोज मैंने की है क्योंकि नाभिक की है, तो उसमें से निकला प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी मेरा है। लड़ाई हुई, बीच में सुलझाने आया चैडविक ने नाभिक में माइक्रोस्कोप द्वारा देखा। जब चैडविक ने देखा तो चैडविक को मिल गया न्यूट्रॉन। क्या मिल गया? न्यूट्रॉन मिल गया। तो चैडविक किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। फिर अगले आए वैज्ञानिक। कौन आए अगले? कौन है? जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन को नाभिक ही नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? नाभिक दिखा ही नहीं। इन्होंने खोजा, मतलब नाभिक के बाहर। क्या खोजा? बेचारे जे थॉमसन, इन्हें नाभिक ही नहीं दिखा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की कहाँ? नाभिक के बाहर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। नाम किसने दिया प्रोटॉन का? प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। किसने की? चैडविक ने। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या हो गया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बताया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में? एक परमाणु लिया इन्होंने, रदरफोर्ड ने। परमाणु में इन्होंने अल्फा कण की क्या की? बमबारी की। क्या की? बमबारी की। जब इन्होंने अल्फा कण की बमबारी की तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कणें सीधी परमाणु को भेदती हुई निकल जाती हैं। इससे इन्होंने क्या सिद्ध किया कि अधिकांश भाग है जो परमाणु का, वो कैसा होता है? खोखला होता है। फिर उन्होंने अल्फा कण की बमबारी की कहाँ पर? नाभिक के पास। फिर इन्होंने देखा कि अल्फा किरण नाभिक के पास से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं, मतलब प्रतिकर्षित हो जाती हैं। मतलब सीधी ना जाकर किधर हो जाती हैं? प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो इससे इन्होंने क्या सिद्ध किया? क्योंकि अल्फा किरण भी पॉजिटिव होती है, जब पॉजिटिव, अगर नाभिक भी पॉजिटिव होगा तभी क्या होगी? प्रतिकर्षित होगी। अगर यहाँ पर निगेटिव होता बीच में तो वो क्या हो जाती? जो किरण है वो नाभिक की ओर चली जाती। कहाँ चली जाती? नाभिक को। यहाँ पर ऋणावेश होता, अब यहाँ पर था धनावेश, तो कहाँ हो गई? प्रतिकर्षित हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने फिर अल्फा कण की बमबारी की। कहाँ पर की? बिल्कुल बीच में, केंद्र पर। जब अल्फा कण की बमबारी की केंद्र पर, तो इन्होंने देखा जो अल्फा किरण है वो केंद्र से ही वापस लौट आई। कहाँ लौट आई? केंद्र से ही वापस लौट आई। तो उन्होंने देखा कि जो केंद्र है वो कैसा है? ठोस है, इसे भेदा नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार इनको यहाँ पर बीच में मिल गया नाभिक। अब ठोस है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा। वहां पर निकल क्या आया बीच में? प्रोटॉन, और नाभिक में न्यूट्रॉन निकला। तो परमाणु मॉडल किसने दिया? वो तो अभी हम बता ही चुके सब डिटेल में। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। इतना समझ में आया? सो गाइस, आगे थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे एक ये परमाणु है। क्या है? परमाणु।
परमाणु के बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो बीच में क्या है, नाभिक है। अभी तो खोज की है, कौन है नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन बीच में क्या होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, P प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। तो यहाँ पर जो परमाणु है, इसमें जो परमाणु की जो परमाणु है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात -10, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन। क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉन। और जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है 1 फर्मी। क्या होती है, 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10 की घात -15। कितनी होती है, 10 की घात -15। नाभिक छोटा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। मतलब ये -15 है तो -15 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 10 की घात 15 हो जाएगा, माइनस है तो नीचे जाएगा। तो 10 की घात 15 है तो 15 ही जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 15। और यहाँ पर क्या है अलग, दूसरा क्या, परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉन है, तो 1 एंगस्ट्रॉन मतलब 10 की घात -10, तो माइनस है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की घात क्या है, 10 है, तो ये 10 है, यहाँ पर सिर्फ 10 जीरो रहेगी। तो ये 10 है, ये 15 है, तो ये बड़ा है नीचे और ये छोटा है। जब नीचे मान बड़ा होगा तो मान कैसा निकलेगा, छोटा निकलेगा। कैसा निकलेगा, छोटा निकलेगा। और यहाँ पर मान बड़ा है तो ये कैसा निकले, यहाँ पर मान छोटा है तो यहाँ पर कैसा मान निकलेगा, बड़ा। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। तभी नाभिक तो छोटा होगा, तो नाभिक की क्या हो जाएगी, फर्मी में हो जाएगी, याद रखना। और जो परमाणु है वो किस में हो जाएगी, एंगस्ट्रॉन में हो जाएगी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि 10 की घात -10 किसकी है और 10 की घात -15 किसकी है। जो 15 है वो मतलब छोटा मान है तो वो नाभिक की हो जाएगी, और जो 10 की घात -10 है वो बड़ा है तो वो किसकी हो जाएगी, परमाणु की हो जाएगी। सो गाइस, परमाणु के बारे में इसके आगे कल की क्लास में आपको मिलेगा। परमाणु का डिस्कस कल आगे की क्लास में देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त करते हैं।